क्या कभी आपने सोचा है what happened when there was no rule for the systemic data descriptions? कि पहले की लाइब्रेरी में जब कैटलॉगिंग जैसी चीज़ नहीं थी, कोई लाइब्रेरी के लिए रूल नहीं था, तब ये लोग यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए, डिस्क्राइबिंग डाटा के लिए, कि लाइब्रेरीज़ में जितना कंटेंट है, रिसोर्सेज है, इनको बताने के लिए कैसे सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे, इसके कोई भी सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता था। तब क्या होता था? इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड्स। DOSOL लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ये बुक है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग थ्योरी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लाइब्रेरियंस पॉइंट। पहले के समय में जब टेम्पल लाइब्रेरीज़, मोनेस्टिक लाइब्रेरीज़ एंड ओल्ड पब्लिक या प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी, तब उनके पास एक सिस्टमेटिक वे नहीं था जिससे डाटा डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी उन पर डाटा अवेलेबल था, लाइब्रेरी में जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितना उनके पास मटेरियल अवेलेबल है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उनके पास कोई भी रूल्स नहीं थे। तो जब धीरे धीरे कैटलॉग का आना शुरू हुआ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में बता रखा है कि लाइब्रेरी कैटलॉग था क्या। लाइब्रेरी कैटलॉग हमें पता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है लाइब्रेरी के लिए, और इट इज़ ए की टू रिसोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, लाइब्रेरी कैटलॉग तो हमारा की टू द रिसोर्सेज है, बट लाइब्रेरी कैटलॉग कोड जिससे हम कैटलॉग बनाते हैं वो एक सेट ऑफ रूल्स है। हम जितने भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं उसमें हम अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, सम डिफाइंड थिंग्स हम स्टार्ट करते हैं एक लाइब्रेरी कैटलॉग को बनाना। अभी हमारे पास 2 तरीके के प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, AACR2 एंड CCC। तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम कैटलॉग कोड बनाते हैं, कैटलॉग्स बनाते हैं इन कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग। कैटलॉग कोड की नीड क्यों पड़ी? ताकि जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं या जितना भी हमारे पास मटेरियल है या ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बुक्स को स्टोर किया जाता है और लाइब्रेरी की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आ जाए किसमें? डिस्क्राइबिंग डाटा में। यानी जिस तरीके से हम अपने डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने मटेरियल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र तक, रिसोर्सेज को यूज़र्स तक पहुँचा रहे हैं, उन सब में एक कॉमन वे हो जाए जिससे यूज़र भी बहुत ईजिली उसे पढ़ पाए और समझ पाए और अपना डिज़ायर्ड रिसोर्स लोकेट कर पाए। ऑलराइट, लाइब्रेरी कैटलॉग्स जो है ना, लाइब्रेरी कैटलॉग्स जो हैं वो आपके एंशिएंट लाइब्रेरी टूल्स हैं। ये बहुत पहले के हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट हुआ है। जानना चाहते हैं कितने पहले के हैं? एंशिएंट लाइब्रेरी कैटलॉग ट्रेस बैक होते हैं 2000 BC से, यानी 2000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट के टाइम से लाइब्रेरी कैटलॉग का हमें कुछ ऐसा पार्ट है जो देखने को मिलता है। उस टाइम एग्जैक्टली कैटलॉग कार्ड्स तो नहीं होते थे, बट उससे सिमिलरली हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? असायरो बेबीलोनियन क्ले टैबलेट्स। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। असाइलो बेबीलोनियन क्ले टैबलेट्स क्या करती थी? इनके ऊपर इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे। जो भी रिसोर्स या फिर डाटा प्रोवाइडेड था बुक का या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स का, उसके लिए इंस्क्रिप्शन से उसमें डिटेल, जैसे हम कैटलॉग कार्ड में बनाते हैं उस तरीके से इन पे इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर लिखा होना। अब पेपर के ऊपर लिखते हैं हम तो उसे प्रिंटेड या हैंड राइटिंग में बोलते हैं, पर जब हम क्ले टैबलेट से किसी चीज़ के ऊपर या लेट्स से बाग के ऊपर लिख रहे हैं हम, या फिर हम किसी पत्ते के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्ले टैबलेट्स के ऊपर हमें इंस्क्रिप्शन बोलना पड़ता है। ओके, तो इतने पुराने टाइम से हमें ऐसी चीज़ें कुछ देखने को मिली जिससे पुरानी लाइब्रेरीज़ जो होती थी वो क्या करती थी, यानी एंशिएंट लाइब्रेरीज़ अपने डाटा को स्टोर करके रखती थी। फिर अब जो है 2000 BC से हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग कहाँ पहुँच गया? 17th सेंचुरी पे। 17th सेंचुरी में हमारे प्रिंटेड कैटलॉग आना स्टार्ट हुए, और क्या हुआ? उससे क्या इंश्योरिटी आने लग गई कि हर चीज़ में एक सिमिलर वे होगा, यानी कंसिस्टेंसी मिलेगी आपको लाइब्रेरी कैटलॉग से, कैटलॉग्स में। ओके, यहाँ तक तो था लाइब्रेरी कैटलॉग और उसकी नीड क्यों पड़ी और कैसे अभी तक स्टार्ट हुआ, ये थोड़ी बहुत हमने हिस्ट्री जानी। नाउ
मेटामॉर्फोसिस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में हम क्या पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी कैटलॉग जब 2000 BC में था तब उसकी क्या फॉर्म थी, वो कैसे एग्जिस्ट करता था, और अब के टाइम में यानी इस जनरेशन में हम लाइब्रेरी कैटलॉग्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो पुराने एंशिएंट लाइब्रेरी कैटलॉग से लेके अब तक की जर्नी या अब तक का जितना भी पोर्शन उसमें रहा है उसे हम मेटामॉर्फोसिस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के अंडर पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 मेन स्टेजेस आते हैं। द नेसेंट स्टेज, नेसेंट का मतलब होता है जब वो बिल्कुल रॉ हो। रॉ का मतलब एकदम जब उसका कोई फॉर्म अच्छे से ना हो बट किसी तरीके से वह एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आता है द स्टेज ऑफ मेकिंग, जिसमें धीरे धीरे लाइब्रेरी कैटलॉग कोड्स का या फिर जनरेशन स्टार्ट हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसा हमें बनाना चाहिए, इस पे ज़्यादा परसिस्ट कर पाएगा, इस मटेरियल पे बनाए। उस टाइम तो कार्ड नहीं होते थे, पर हम किस पे लिखें। जैसे जैसे मटेरियल इवॉल्व हुआ है वैसे वैसे हमारे लाइब्रेरी कैटलॉग्स भी इवॉल्व हुए हैं। फिर द लास्ट आता है कल्मिनेशन। ये हम धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ द स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज़ द नेसेंट स्टेज। ये एक प्रिमिटिव स्टेज था कैटलॉगिंग के लिए, जब कॉन्सेप्ट ऑफ कैटलॉगिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब किसी को पता ही नहीं था कि कैटलॉगिंग होगा क्या। बट आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। उन्हें क्या मिला, असायरो बेबीलोनियन क्ले टैबलेट्स, एडफू वॉल इंस्क्रिप्शन यानी वॉल पे उन्होंने लिखा हुआ है उस चीज़ को, पैपायरस रोल्स ऑफ इजिप्ट। इन सब चीज़ों से देख के ये तो पता चल गया, ये फैक्ट ज़रूर हमें पता चला कि बिब्लियोग्राफिकल डाटा जो था उस टाइम भी किसी न किसी फॉर्म में 2000 BC में भी रिकॉर्ड किया जाता था। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमारे कैटलॉग से, जो आज के कैटलॉग से, उससे मिलता हो, बट ये क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। किसी चीज़ को, डाटा को रिकॉर्ड करने का एक इनिशियल स्टेप था। अब बिब्लियोग्राफिकल डाटा में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी, ऑथर, टाइटल, लोकेशन मार्क एट्सेट्रा, जैसे हम इन्हें आज रिकॉर्ड करते हैं। शायद उस टाइम पे ये चीज़ें ना हुई हो, बट एक इनिशियलाइजेशन उस चीज़ का शुरू होना ज़रूर हुआ था। प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शन जितनी भी थी और टेम्पल लाइब्रेरीज थी, उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को किसी न किसी तरीके से, जितना भी उन पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्हें कैटलॉग की फॉर्म में रखा था। तो ये जो नेसेंट स्टेज है कैटलॉग का, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब एक कॉन्सेप्ट नहीं था कैटलॉगिंग का, उससे और कब तक उसके बनने का स्टेज शुरू हुआ। तो नेसेंट स्टेज जो है आपका, वो रोमन एम्पायर तक यानी 6th सेंचुरी तक चला। मतलब यहाँ पे ही फॉल होता है इस एरिया में, क्योंकि इससे पहले और इसके अराउंड क्या थी, जो लाइब्रेरीज थी वो सब के लिए यूज़ नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लोग नहीं पढ़ सकते थे, इलिटरेट होते थे, और लाइब्रेरी का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। तो जब तक लाइब्रेरी की नीड ऐसे फील नहीं करी गई कि सभी के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, तब तक इन कैटलॉग्स को इतनी ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। फिर 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो फर्स्ट रिकॉर्ड है कैटलॉग का, वो सीन किया गया कैसे, लिस्ट ऑफ बुक गिवन बाय ग्रेगरी द ग्रेट टू द रोम चर्च 9 सेंट क्लेमेंस ऑन अ मार्बल टैबलेट। क्या हुआ, जो ग्रेगरी द ग्रेट थे, उन्होंने रोम चर्च के लिए एक मार्बल टैबलेट बनाया और उसके ऊपर लिस्ट ऑफ बुक्स को लिखा गया जितनी भी उस लाइब्रेरी या चर्च में अवेलेबल थी। आई एम नॉट सेइंग लाइब्रेरी, इट वाज अ चर्च। उसमें जितनी भी अवेलेबल थी उन्होंने उसकी एक लिस्ट बना दी। ओके, देयर वर अनदर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैटलॉग विच कैन बी मेंशन्ड हियर। वन इज़ द कैटलॉग ऑफ मोनेस्टिक लाइब्रेरी ऑफ यॉर्क Alcuin, and another is the list of works of the Trinitate of Saint Augustine on a flyleaf। यानी करके क्या पता चला कि एक क्ले टैबलेट से लिखते लिखते उन्होंने एक मार्बल टैबलेट पे लिस्ट बनाने शुरू की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो नेसेंट स्टेज में हमने क्या देखा कि कैटलॉगिंग का वर्ड जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, वहाँ पे से 2000 BC में से, पर हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले कि एडफू
वॉल इंस्क्रिप्शन हो गया, पेपायरस रोल्स ऑफ इजिप्ट हो गया, एंड असायरो बेबीलोनियन क्ले टैब्लेट्स हो गए। इनमें कुछ रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा हमें मिला था, उसे हम इनिशियल स्टेप कह रहे हैं। और 8th सेंचुरी में हमें मार्बल टैबलेट जो ग्रेगरी द ग्रेट ने बनाया था, और फ्लाई लीफ का एग्जाम्पल एंड मोनास्टिक लाइब्रेरी ऑफ यॉर्क का एग्जाम्पल मिला था, जहाँ पे उन्हें लिस्ट ऑफ वर्क्स को राइट डाउन किया हुआ है, या फिर हम इंस्क्रिप्शन बोल लें, या फिर उसे इंस्क्राइब किया हुआ है। ये था हमारा नेसेंट स्टेज का जिस्ट। द नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ मेकिंग। देन द स्टेज ऑफ मेकिंग। स्टेज ऑफ मेकिंग में हम पढ़ते हैं कि जो पीरियड था 900 AD से लेके 1100 AD तक, ये था एज ऑफ मेकिंग कैटलॉग्स, यानी इस समय हमारे कैटलॉग्स बने और मॉडिफाई हुए। क्या हुआ कि द डिक्री ऑफ लुइस प्यूअस इन 814 AD, उन्होंने बोला कि आप सारी मोनेस्ट्रीज़ और कैथीड्रल्स के अंदर जितनी भी बुक्स हैं उनके पोजेशन में, उसकी एक लिस्ट बनाइए, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाए कि टोटल कलेक्शन हमारे पास कितनी है, वो हमें पता चले। तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे अगर हम उसे कैटलॉग नहीं कह सकते, बिकॉज कैटलॉग इज़ अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी। एट दिस टाइम हम लोग ये सब रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे कि उसका ऑथर कौन है और सब्जेक्ट क्या है। इस टाइप से हम कैटलॉग्स को अरेंज भी नहीं कर रहे थे, बट हम क्या करते थे कि जितना भी सब्जेक्ट है या जितना भी कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है, उसकी इम्पोर्टेंस बाइबल के साथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को रख रहे हैं और उसे प्रिजर्व करके अरेंज कर रहे हैं। फिर उस टाइम पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, जैसे हम अभी करते हैं। सो द प्रॉपर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस जो थे, यानी जब हमने एकदम प्रॉपरली लाइब्रेरी कैटलॉग्स को बनाना शुरू किया है, वो स्टार्ट हुआ हमारे 16th सेंचुरी में। और वो फर्स्ट कैटलॉग जो था वो कहाँ पे बना था? सेंट मार्टिन्स प्रायोरिटी ऑफ डोवर, सेऑन कैटलॉग एट्सेट्रा। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट करी, जैसे कंटेंट के नोट्स, एडिटर का नाम और डिटेल्स अबाउट द ट्रांसलेटर। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बिब्लियोग्राफिकल डाटा में ऐड करने लगे। कब से? 16th सेंचुरी से। और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? सेंट मार्टिन प्रायोरिटी ऑफ डोवर से, सायन कैटलॉग इसका एक एग्जाम्पल है। नाउ बिब्लियोग्राफिक, अब क्या होता है, द वर्क्स ऑफ ग्रेट बिब्लियोग्राफर्स लाइक गेस्नर, मॉन्जेल एडेड लॉरेंस इन द फील्ड ऑफ कैटलॉगिंग। इन सब ने, ये तीनों और रिनोन कैटलॉगर्स हैं जिन्होंने कैटलॉगिंग के वर्ल्ड में अपने पार्ट्स को दिया, अपनी चीज़ों को दिया। तो एक बिब्लियोग्राफर थे, बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक्स किसने पब्लिश करी? एंड्रयू मॉन्सेल ने, इंग्लिश में। वो क्या थे? एक फेमस बुक सेलर और बिब्लियोग्राफर थे उस टाइम के। उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी वर्क किया। उन्होंने क्या किया कि एंट्रीज़ जो थी कैटलॉग कार्ड्स में या कैटलॉग्स के अंदर, सरनेम से एंट्रीज़ बनाना शुरू करी। और ये कंसेप्ट किसका ऐड किया उन्होंने? एडेड एंट्रीज़ का, जो उस टाइम पे बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया, क्योंकि इससे अब सरनेम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्लासीफाई कर पा रहे थे, सिमिलर ऑथर्स को हम साथ में रख पा रहे थे, सेम ऑथर के वर्क को साथ में रख पा रहे थे, और एडेड एंट्री से हमारी रिसोर्स तक जाने वाली अप्रोचेस और ज़्यादा बढ़ गई। सो ही वॉज रिगार्डेड एज अ पाइनियर इन यूनिफॉर्म हेडिंग, क्योंकि हमारी हेडिंग्स जो थी अब वो अब सेम सरनेम के अंदर आने लगी, तो वो यूनिफॉर्म हेडिंग के पाइनियर थे। पाइनियर मतलब होता है जो फर्स्ट स्टेप रखता है किसी चीज़ में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया यूनिफॉर्म टाइटल के साथ, हेडिंग फॉर बाइबल्स। उस टाइम पे जितना भी कुछ रिलेटेड होता था वो चर्च और बाइबल से रिलेटेड होता था, क्योंकि इंडिया में भी इस चीज़ का इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि हमारा जो बिगेस्ट लाइब्रेरी थी वो बर्न कर दी गई थी बाय ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स इंडियंस को इतनी ज़्यादा लिबरेज नहीं देते थे कि वो रीड कर पाए या कोई अपना वो दे पाए उस टाइम पे। बेसिकली चर्च का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। सो नाउ ऑथर एंट्री हैड स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलैरिटी, क्योंकि ऑथर के नेम से हमें सारी चीज़ें बन रही थी, तो ऑथर के जितनी भी एंट्रीज थी वो पॉपुलर होने लग गई।
और मेन अप्रोच बन गई किसके लिए, एंड एडिशनल एंट्रीज बिकेम एडिशनल अप्रोचेस। तो मेन अप्रोच बन गई किसी भी बुक को ढूंढने के लिए, और एडिशनल एंट्रीज क्या बन गई, एडिशनल अप्रोच बन गई किसी डॉक्यूमेंट तक जाने के लिए। To make these kind of entries, standardization also came into the minds of some scholars like Nod, Dury, Brillet, etc. अब जब इतनी सारी हमारी एंट्रीज बन रही थी तो उनको एक यूनिफॉर्म या एक स्टैंडर्ड देने के लिए किसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि हम उन्हें एक स्टैंडर्डाइज वे करते जिससे सारी चीज़ें क्या हो, हमारी यूनिफॉर्म रहे और सबको पढ़ने और लोकेट करने में आसानी हो। तो नॉट, ड्यूरी एंड ब्रिलेट जैसे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई। Bodleian catalog marked the milestone in that period. Some printings of catalogs were done in Bodleian Library in 1605. Bodleian Library एक ऐसी लाइब्रेरी थी जो 1605 में 16th सेंचुरी की, वहाँ पे प्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग स्टार्ट हुई। तो थॉमस हाइड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ कैटलॉगिंग एज ही सुपरवाइज्ड लास्ट बोडलियन कैटलॉग इन 1674। तो थॉमस हाइड ने अपनी आंखों के सामने जो सुपरवाइज किया है वो किस चीज़ को, कि बोडलेन कैटलॉग जो हो प्रिंट हो रहे हैं उनके सामने। लास्ट बोडलेन कैटलॉग जब तक प्रिंट हुआ है तो वो उनके सामने हुआ था थॉमस हाइड के, और वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गई किसके, फील्ड ऑफ कैटलॉगिंग में। यहाँ पे स्टेज ऑफ मेकिंग ख़त्म हो जाता है क्योंकि नाउ प्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग्स हैड स्टार्टेड। अब आता है हमारा नेक्स्ट, द कल्मिनेशन। कल्मिनेशन होता है कहाँ से शुरू, डॉनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। डॉनिंग मतलब होता है जैसे सूरज जब उगता है ना तो उसे हम डॉन बोलते हैं। तो जब 19th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो कंसिडरेबल नंबर्स ऑफ कैटलॉग कोड जो होता है कैटलॉग्स बनाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज वे में बहुत सारे आते हैं। तो ऑथर कैटलॉग हैड बीन स्टार्टेड। ऑथर कैटलॉग मॉन्सल ने स्टार्ट कर दिया था, हेनरी मॉन्सल ने, सरनेम के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं और धीरे धीरे ऑथर कैटलॉग हैड बीन कन्वर्टेड इनटू डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग क्या होता है, डिफरेंट एंट्रीज होती हैं जिसके अंदर ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, फॉर्म्स, इन सब की। कैटलॉग ऑफ द सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज ऑफ लंदन वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ये डिक्शनरी कैटलॉग जिसने अपनी लाइब्रेरी में स्टार्ट किया था वो थी कैटलॉग ऑफ द सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज ऑफ लंदन। उन्होंने डिक्शनरी कैटलॉग को स्टार्ट किया जो कब पब्लिश हुआ था, 1816 में फर्स्ट टाइम पे पब्लिश हुआ था। ये फुल कल्मिनेशन ऑफ लाइब्रेरी या डिक्शनरी कैटलॉग कब हुआ है, डिक्शनरी कैटलॉग एंड क्लासिफाइड कैटलॉग जब सीन में आने लगा, हमें दिखने लगा कि ये सारी चीज़ें बन रही है, तो बेकिन, हॉर्न एंड ब्रूनेट कैन बी नेम्ड इन दिस डायरेक्शन। तो क्लासिफाइड कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग के लिए हम किसको हेड्स ऑफ देंगे, बेकिन, होम एंड ब्रूनेट को। द अमेलगमेशन मतलब जुड़ना, ऑफ डिक्शनरी एंड क्लासिफाइड कैटलॉग इन द नेम ऑफ अल्फाबेटिक क्लास कैटलॉग केम नेक्स्ट। तो यानी डिक्शनरी और कैटलॉग, डिक्शनरी एंड क्लासिफाइड कैटलॉग जब साथ में जुड़े तब उसका नाम रखा गया अल्फाबेटिक क्लास कैटलॉग। फिर इस पीरियड के अंदर एक कॉन्सेप्ट और सो आता है और एक और कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जो है क्या, सब्जेक्ट हेडिंग जैसा। सब्जेक्ट हेडिंग जैसा एक और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट होता है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन चूजिंग कीवर्ड्स फ्रॉम द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज। सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज जब बन रही होती हैं तब हमारे पास क्या दिक्कत आ रही होती है कि हमें नहीं पता कि कौन सा कीवर्ड ले रहा है सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, और हो सकता है कोई अलग ले रहा हो। तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी यानी सेम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं चल रहा था। तब क्या हुआ, ALA ने पब्लिश किया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स कि आप सब्जेक्ट हेडिंग सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज के लिए सिर्फ यहीं से लोगे जो यहाँ पे वैलिड है फॉर डिक्शनरी कैटलॉग इन 1895। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जब इस चीज़ में आगे आई अपनी लिस्ट ऑफ कैटलॉग ऑफ हेडिंग लेके बिटवीन 1909 एंड 1913, तब बिब्लियोग्राफिकल टूल्स फॉर कैटलॉगिंग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आने लगे और कल्मिनेशन होने लग गया किसका, कैटलॉग्स का। कल्मिनेशन मतलब सारे इकट्ठा होना, धीरे धीरे एक चीज़ इमर्ज होकर उसको इनकॉर्पोरेट होना। तो अब ALA इंडेक्स, पूल्स इंडेक्स टू पीरियोडिक लिटरेचर, कैटलॉग ऑफ द ALA लाइब्रेरी,
प्रिंटेड कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी कांग्रेस, ये सारा क्या हुआ, कल्मिनेशन हो गया कैटलॉगिंग का, यानी जितनी भी चीज़ें बनी वो सारी इकट्ठी हो गई. तो these were the 3 stages of metamorphosis of library catalog. If you have any doubt, kindly comment down. If let's wait for the part 2, and do let me know your feedback on this. If you have any queries or any suggestions, please do attempt these in-text questions. पहले आप अपने आप से करिए, उसके बाद पीछे या फिर इन आंसर से क्रॉस चेक कर सकते हैं. Okay, that's it for the video. Thank you for watching.